नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार हैदराबाद से और कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील बंसल जी जो एमडी हैं रुद्र शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। सुनील जी आप हमारे कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं, विशेष तौर पर आपका स्वागत है। और सुनील जी से आज जुड़ने की इच्छा विशेष रूप से इसलिए भी थी धन्यवाद। कि शहर में निवेशकों के मन में जो घबराहट है, सुनील जी अभी कानपुर में बैठे हैं। तो जो महानगरों से बाहर के जो निवेशक हैं, उनके साथ सुनील जी का एक सीधा संपर्क है, सीधा संवाद है और उनके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को सुनील जी कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाते हैं। तो इसलिए उनसे बात करना ज़रूरी लगा और सुनील जी आप अपना कैमरा का ओरिएंटेशन जो है, वो थोड़ा वापस सीधा कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। लगता है कनेक्शन में उनके साथ कुछ दिक्कत आई है अभी। खैर वापस जुड़ जाएँगे। सोमेश जी अब बीता हफ्ता जो है 2% के आसपास का नुकसान रहा लेकिन सेंटिमेंटली देखें तो थोड़ा ज़्यादा ही बाज़ार के लिए एक नर्वसनेस है। 25,000 के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है अब मामला। तो वैसे में जब वापस शंका इसी बात पे रहेगी, पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने इस बात पे थोड़ा फ़ोकस किया था कि 25,000 ज़्यादा सैक्रोसैंट है हमारे लिए या फिर उसके थोड़ा नीचे 24,700 24,800 जैसे स्तर आपका फ़ोकस च 24,800 पे था। अ, क्या मतलब बाज़ार में वापस हमें कमज़ोरी के बारे में ही ज़्यादा सोचना चाहिए या फिर अ अ, अभी भी आशा है कि नहीं जब तक 24,800 नहीं टूटता है तब तक घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है और अगर ये स्तर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं निफ्टी के 25,000 के थोड़ा-सा ऊपर, तो ये एक तरह से खरीदारी का मौका ही है। लोग घबरा रहे हैं, लेकिन उसमें हिम्मत करनी है। आप म्यूट हैं शुमेश। हाँ, सॉरी तो कुछ डेटा को तोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि 25,000 आना उतना स्कैरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें चूँकि सब चीज़ों को मिला-जुला के ही देखना पड़ेगा। नंबर 1 तो अभी यही है कि जीडीपी डेटा कल आया है। मैं इस पॉइंट को इसलिए रेज़ कर रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि मुझे एक डिफ़रेंस जो लग रहा है, वो नॉमिनल जीडीपी और क्रेडिट ग्रोथ के डेटा में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। वो क्लियर नहीं समझा पा रहा है कि ऐसा है क्यों? बिकॉज़ मैं जैसे बेक इन करता हूँ, नॉमिनल जीडीपी पे 25% एक्सेस दिया तो क्रेडिट ग्रोथ ठीक लगता है। जी। कभी जब वो पीक पे जाता है तो 50% तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा या तो आपको इन्फ्लेशन करके देगा या आपके लिए वो एक्सेस लिक्विडिटी डाल देगा इकोनॉमी में व्हिच इज़ अगेन नॉट गुड। यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ तो इतना दिख रहा है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअली आप हमारे नॉमिनल जीडीपी के डेटा पे नहीं दिख रहा है। तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो डेटा को रिविज़िट करने की ज़रूरत है और या फिर ये समझने की ज़रूरत है कि वो क्रेडिट जा किधर रहा है। क्योंकि अगर कंजम्पशन में जाता तो इन्फ्लेशन दिखना चाहिए था। कैपिटल फ़ॉर्मेशन में जाता तो वहाँ पे नंबर दिखने चाहिए थे। तो कहीं ये चीज़ थोड़ा खोजना तो पड़ेगा कि जा कहाँ रहा है। इसलिए ये एक रीज़न हो सकता है कि कल का जो हुआ सिचुएशन, एक तो लास्ट आवर में आईटी में भी 3 बजे के बाद जो सेलिंग आ ही गई थी और दूसरा ऐसा भी हुआ कि जीडीपी वाले नंबर थे। सो ये चीज़ जीडीपी का नंबर अगर ऐसा है, नॉमिनल जीडीपी अगर 8.5% बढ़ा भी लें हम अगले फ़ाइनेंशियल के लिए तो चलिए 10% तक भी हम चले जाते हैं। तो एक जो ये फिस्कल डेफ़िसिट वाला कंसर्न है, ये थोड़ा एफआईआईज़ को परेशान ज़रूर कर सकता है। और इसी कारण से पूरे फ़रवरी में हम पॉज़िटिव एफआईआई नंबर एंड होते-होते फाइनली नेगेटिव पे एंड हो रहे हैं। ये थोड़ा कंसर्न है मेरा, लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एकदम से नेगेटिव व्यू लेने पे नेगेटिव व्यू लेने भी नहीं दे रही हैं। रीज़न नंबर 1 ये है कि लार्ज कैप का वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, बहुत महँगा नहीं है। और जो एक्सेस वैल्यूएशन लार्ज कैप का करेक्ट हो रहा है, उसका रीज़न आईटी का एक्सेस वैल्यूएशन का करेक्ट होना है। तो लार्ज कैप का जो करेक्शन लगता है, वो तो मुझे जेन्युइन लगता है। मिड कैप के वैल्यूएशन थोड़े से अभी आउट हैं, 5% के आसपास आउट हैं।
लेकिन स्मॉल कैप का वैल्यूएशन अगेन नॉर्मल दिखता है, और जिस तरह से अर्निंग्स ग्रोथ Q3 FY26 के नंबर्स में दिखी है, मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन को बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि सस्ता है या महंगा है, रीजनेबल है। और जितना यहाँ से ईपीएस ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, उतना ईपीएस ग्रोथ मतलब जो प्रॉफिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में, उतना अपसाइड तो बनता है इन दोनों का। तो ये तो है फंडामेंटल का सिचुएशन। लेकिन अब यहाँ पे फैक्टर्स जो काम करने लगेंगे, जो अगेंस्ट काम करेंगे, वो ये है अनवाइंडिंग फैक्टर्स अब आएंगे। फरवरी एंड हो गया है, मार्च 15 तक जितना भी एडवांस टैक्स के लिए निकलना है सब निकलेगा, और निफ्टी है 25,000 के पास। ये दो खतरे हैं। तो पहला चीज़ क्या है कि जो हमारा निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुआ था जब यूएस के साथ ट्रेड डील हो गई थी, तो वो गैप को भी अगर फ़िल्टर करना है तो 25,000 तक वो गैप भी फ़िल्टर हो जाएगा। तो यहाँ से निफ्टी या तो कंसोलिडेट करे फिर यू टर्न ले, लेकिन 25,000 के नीचे अगर क्लोज़ होगा तो मार्च फैक्टर यानी एडवांस टैक्स का नंबर्स के लिए अनवाइंडिंग, ये सब थोड़े हावी होने लगेंगे। और 2 हफ्ता बहुत होता है, 2 हफ्ते में बड़े मूवमेंट हो जाते हैं। तो मैं इसी चीज़ से भी समझ में जो समझ के चल रहा हूँ वो ये है कि यहाँ से मार्च 15 अभी मोर देन एनीथिंग टाइम इम्पोर्टेंट है। ये टाइम अगर निफ्टी निकाल लेता है तो ठीक है, नहीं तो 25,000 के नीचे प्रॉब्लम तो होगी। अब वो प्रॉब्लम टेम्परेरी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन 25,000 के नीचे अगर क्लोज़ है निफ्टी में, इंट्राडे 24,800 ओके है। निफ्टी में 25,000 के नीचे का क्लोज़ एक कंफर्टेबल क्लोज़ मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। जी, तो यहाँ पर अब सुनील जी तो उनकी स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है। सुनील जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है सुनील जी सुन नहीं पा रहे हैं। हुँ, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये बताइए कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि निफ्टी के लिए इन स्तरों पे अभी चिंता ये है कि 25,000 के करीब है और आगे एडवांस टैक्स का नंबर जो है, वो थोड़ा-सा समस्या पैदा कर सकता है। तो अभी रुख क्या रखना है? मतलब ट्रेडिंग के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी? नई खरीदारी इन्वेस्टमेंट वाली करनी है या इस बात का इंतज़ार कर लिया जाए कि क्या पता वो मार्च वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा नए मौके दे दे? जी, तो पहले ट्रेडिंग कवर कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए फिर बताता हूँ। ट्रेडिंग में ऐसा है कि जब तक 25,000 के नीचे क्लोज़ नहीं होती है निफ्टी, चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि निफ्टी आईटी में भी 1 राउंड की सेलिंग बहुत हो चुकी है। बाकी 26,000 आएगा भी तो वो मल्टीपल लेग्स में आ सकता है। तो एक राउंड वो हो गया, तो यहाँ से उसमें शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है, उसको देखते हैं। एक इश्यू आ सकता है बैंक में बिकॉज़ 20 डीएमए के नीचे का क्लोज़ है। तो उसमें अगर सेलिंग कंटिन्यूड रही तो फिर ये 25,000 चैलेंज होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। स्ट्रैटेजी स्टैंड पॉइंट से निफ्टी में 25,000 रिस्क मैनेजमेंट लेवल डिसाइड करके लॉन्ग साइड की ट्रायल की जा सकती है, और जब तक 26,000 नहीं निकले, सेल ऑन राइज का भी सिचुएशन बना रहेगा। 26,000 हो सकता है एक समय के बाद 25,800 या 700 आए, अभी तो नहीं है। लेकिन वो सिचुएशन तो ये रोटेशनल या ऑसिलेशन ट्रेड ही अभी किया जा सकता है। कमिंग ऑन टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में ऐसा है राजीव जी कि अपने को ये समझना होगा कि वैल्यूएशंस हमारे पोर्टफोलियो के फिर भी इम्पैक्टेड रह सकते हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन को अगर हम लॉस मानना चाहते हैं, तो फिर हमें इस बाजार में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन अगर नेगेटिव है, उसको आप देख सकते हैं और देखना पड़ता है, बाजार वैसा ही है। मैं एक टाइम स्केल भी अभी बांध के बताता हूँ आपको। तो कम से कम डोमेस्टिक फोकस जितने सेक्टर्स और कंपनीज हैं, उन पे इन्वेस्टेड रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निफ्टी 25,000 टूटी तो आपका पोर्टफोलियो में पेन दिखेगा फ्रॉम वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट। ये अपना इंडिविजुअल डिसीजन है कि वो देखना चाहते हैं या मार्केट में नहीं रहना चाहते हैं। वो तय बात है, उनका डिसीजन है। लेकिन वो डिसीजन लेने के पहले एक छोटी सी बात मुझे ज़रूर याद रखिएगा।
कोविड में भी मैंने 9000 पे 100% इन्वेस्टेड रहने की बात की थी और मार्केट 7000 गया था। वहाँ पे 4500 के टारगेट आ रहे थे। आज ना 7000 है, ना 4500 है, आज 25000 है। अब भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि 25000 छूटे तो 1000 1500 पॉइंट निफ्टी ऐसे ही उड़ जाता है, ये मार्च फैक्टर में। लेकिन अगर आपको 28 एंड तक 35-40 हज़ार नज़र आता है, तो फैसला आपको स्वयं लेना होगा कि ये पेन छोटा देखना है कि नहीं और आगे के लिए रेडी रहने के लिए। मार्केट ऐसा ही रहेगा, कभी यूनिडायरेक्शनल नहीं चलेगा, ऐसे ही अंडुलेशंस के साथ चलेगा। नंबर 2, अगर ये मानते हैं कि एवरी 6 इयर्स नॉर्मली एवरी 6 इयर्स मार्केट डबल होता है, तो वो 6 साल ऐसा नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि डेढ़ 2 साल मार्केट नहीं चलता है या गिरता है। तो अगर 6 साल में 1 साल मार्केट नहीं चला तो 5 साल में डबल हो सकता है। 2 साल नहीं चला तो अगले 4 साल में डबल हो सकता है। 3 साल नहीं चला तो अगले 3 साल में डबल हो सकता है। 4 साल नहीं चला तो अगले 2 साल में ही डबल हो सकता है। ये टाइम साइकिल फिनोमेनन होता है। हमारा फैसला इस पे होना चाहिए कि हमारे में ये जो 2-3 साल या पेन रहता है, ये हम ले सकते हैं इसको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं ले सकते हैं। नहीं, तो जिसमें एबिलिटी है जब बुल रन आए तो टाइम कर ले और पैसा बना ले और जब बेयर रन आए तो पैसा बेच के सब चला जाए, घर पे आराम करे। मेरे में वो एबिलिटी फैक्टर करने की नहीं है। मैं इस टाइम साइकिल में, इस डिसिप्लिन से जो भी इन्वेस्टमेंट है प्लान करता हूँ। जी, बिल्कुल। तो सुनील जी आप सुन पा रहे हैं अब? ये आज थोड़ी तकनीकी समस्या अजीब-सी हो रही है कि जब भी सुनील जी के पास आ रहे हैं, तो उस समय सुनील जी का कनेक्शन धोखा दे रहा है। ओके, तो अब चलिए ठीक है फिर निफ्टी की कहानी हमने समझी। मिड कैप जो है, क्या वो हमारे लिए इस समय जैसा आप कह रहे हैं कि व मिड कैप का वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा-सा आउट है, वो किस तरह से? क्योंकि मिड कैप का वैल्यूएशन आउट एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं कि मेरे पोर्टफ़ोलियो के 70-80% मिड कैप जो हैं वो साल के बिल्कुल निचले स्तरों पे हैं। तो ये कैसा वैल्यूएशन है? नहीं, मिड कैप का तो ऐसा है राजीव जी कि मिड कैप में अक्रॉस द बोर्ड नहीं देख सकते हैं। हमेशा सेक्टोरल देखिए निफ्टी को हम निफ्टी और सेंसेक्स को फॉर दैट मैटर इवन बैंकिंग इंडेक्स को हम नैरो इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे 50-30 यही शेयर्स होते हैं जो पूरे मार्केट को, पूरे स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये 50 स्टॉक के बेसिस पे डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स होता है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है, इसमें 100, 150, 250 ऐसे शेयर्स का समावेश होता है और इसलिए इसमें मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं और हर रन जब आता है, हर बुल रन आता है तो हमेशा अलग-अलग रीज़न से आता है कि गवर्नमेंट का फ़ोकस किधर है इकोनॉमी ड्राइव करने के लिए, उधर-उधर आता है। इसलिए कभी भी मिड कैप का हर सेगमेंट काम नहीं करता है, वो सिर्फ ब्लाइंड रन में काम करता है, जब एक्सेसेस हो जाते हैं, जैसे कि 2008 का फॉल या 2020 का फॉल, ब्लाइंड रन वैसे काम करता है। नॉर्मल बुल रन, मिड और स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन कौन से सेक्टर सेगमेंट पे फोकस है, वहाँ पे काम आता है। तो मिड कैप का एक सेगमेंट खराब रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक खराब रहेगा या मे बी मोर देन वन सेगमेंट लंबे समय तक खराब रहेगा बिकॉज़ नेक्स्ट पार्टिसिपेशन जो हम आशा रखेंगे, वो मोस्टली बैंक, क्रेडिट एंड कंजम्पशन फोकस्ड इन 3 सेगमेंट से हम आशा रखेंगे। वो सेगमेंट अच्छा से बहुत अच्छा अगले 3 साल में कर सकता है। कैपिटल गुड्स जो इसका फॉल आउट होगा, वो भी अच्छा कर सकता है। लेकिन कई सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन कंजम्पशन हैं या जो एक्सेस जिसका जो लास्ट बुल रन में चलने के रीज़न थे, वो शायद उतना अच्छा नहीं करेंगे। तो मिड और स्मॉल कैप में इंडेक्स रिलेटेड करेक्शन होगा, जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, उसमें और भी लॉपसाइडेड व्यू रहेगा और ज़्यादा करेक्टिव रहेगा और जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, उसमें गिरावट होगी क्योंकि सब एक साथ ही होना है, अल्टीमेटली मार्जिन कॉल ये सब कुछ आना ही है।
लेकिन रिलेटिवली वो बेटर रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है ध्यान देना, जैसे ही मिड और स्मॉल कैप का साइकिल लगता है, स्टॉक्स 2-2 महीने में डबल हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मौका नहीं मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका तो मैंने यही सीखा है, कम से कम 25 साल तो हो ही गए इस बाज़ार में, कि 26 साल याद भी नहीं है। इतने में बार-बार जो साइकिल, और कम से कम अगर 25-26 मैंने बिता लिए हैं, तो हम रिसर्च उसके 10 साल 15 साल पहले के डेटा पे करते थे। तो 30-40 साल का रहस्य तो यही है कि मार्केट में पैसा हर साइकिल में चुन के रखिए, बैठे रहिए, और खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप में जब रन आएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मिलेगी ऐसी बात नहीं, मन नहीं करता है। सामने कोई चीज़ 50% 100% बढ़ जाता है ना, मन नहीं करेगा एंटर करने का। 50% गिरने के बाद डर लगेगा, मायूसी होगी, लेकिन वो रिकवरी इतनी तेज़ होती है जब साइकिल लगता है, और उसके पीछे का आप कोई भी चार्ट स्मॉल कैप का लगा के देख लीजिएगा, ना एंट्री मिलेगी, ना मन करेगा। तो मेरा सबको यही सजेशन है, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी हर जगह दिख रही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे वो मीडिया रिलेटेड हो, चाहे स्ट्रीट रिलेटेड हो, हर जगह बस खराब बातें ही हो रही हैं। तो फिर खराब बातें ही हो रही हैं तो इंसान को जीना ही छोड़ देना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, उन सबको एक तरफ रखिए, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये साइकिल साइकिल में पैसा बनता रहेगा। मेरा मेरी एक और समझ कर कहती है राजीव जी, कि अगर 6 साल में आप देख लीजिए 12% का सीएजीआर सेंसेक्स और निफ्टी देते हैं, तो इसका मतलब 6 साल में मार्केट डबल होता है। मैं जो मेथड लोगों को प्रमोट करता हूँ, एजुकेट करता हूँ, वो ये है कि आप मेहनत करेंगे तो साढ़े 4 साल के आसपास में पैसा डबल हो जाएगा, क्योंकि 6 साल में तो मार्केट इंडेक्स फंड ही डबल कर देगा। तो 4 साढ़े 4 साल में अगर पैसा डबल होता है, तो मेथड ये कहता है कि 16 साल में 16 गुना होता है। वैसे सुनने में लगता है रोज़ी पिक्चर है यार, 16 साल, भाई साहब 26 साल मुझे इस बाज़ार में काम करते हुए हो गए, कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आपको भी पता नहीं चलेगा, ये मेथड से 16 साल में 16 गुना हो सकता है। कभी 5 साल में डबल होगा, कभी 3 साल में डबल होगा, कभी साढ़े 5 साल में डबल होगा, कभी साढ़े 3 साल में डबल होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज 4 साढ़े 4 साल में मेहनत किया जाए, तो ये अचीव किया जा सकता है। तो ऐसा टारगेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, जो एक लंबे समय के लिए लीजिए, जिसमें मार्केट, इकोनॉमी सब अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और बाकी एक छोटा कंपोनेंट अपने पोर्टफोलियो का ट्रेड रखिए, जो आपको थोड़ा एडिशनल रिटर्न ला के दे। इस मेथड से मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है, बट 25,000 के नीचे का पेन अगर आता है, तो वो लेना पड़ेगा। जी। तो अब यहाँ पर अब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। निफ्टी बैंक के लिए क्या नज़रिया रहेगा? क्योंकि पिछले दिन का अगर आप बंद भाव देखें, तो काफ़ी दिनों के बाद ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। तो कितनी और गुंजाइश नीचे की लग रही है आपको? क्या 50 डे मूविंग एवरेज जो ये नीली रेखा यहाँ पे चार्ट में दिख रही है, क्या लगभग 60,000 के आसपास तक की ही कहानी है या उससे ज़्यादा नीचे की भी गुंजाइश बनती है अभी? इसके लिए क्या करना चाहिए राजीव जी, कि एक बार ना हमको निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट लगाना चाहिए। ओके। तो जी, शायद मैं थोड़ा कुछ अच्छे से समझा पाऊँगा। निफ्टी, ये पीएसयू का, जी, ओके। और इसके अभी हमने निफ्टी बैंक का ये चार्ट देख लिया, ये निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट है, ओके। और मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, किसी को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि तुम यही फॉलो करो। आप इसी चार्ट के पहले आप जाके थोड़ा बहुत जो हमने निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया था, आप देखिएगा ऐसे ही फॉर्मेशन से अचानक से करेक्शन। अभी जब लग रहा है कि निफ्टी पीएसयू बैंक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यही लगना चाहिए कि एक्सट्रीमली स्ट्रेच्ड है। 7,000 का इंडेक्स 10,000 के आसपास आ चुका है, और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपको पता है कौन-कौन से स्टॉक्स का है ना? तो इतना स्ट्रेच होने के बाद जिस दिन इसका करेक्शन होगा, बहुत शार्प होगा। इसलिए ये ओवरऑल बैंक्स पे स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब इसी को आप प्राइवेट बैंक में ले जाके देखेंगे, तो उनकी चाल, एक समय था जब हमने ये डिसीजन लिया था, और जिसको भी मन है जाके, सब तो ओपन आउट है चैनल पे, कि पीएसयू बैंक पे हमको ज़्यादा फोकस करना है।
अब जब वो हो गया तो मैंने ये भी अब समझा रहा हूँ कि क्यों पीएसयू बैंक से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए प्राइवेट बैंक पे फ़ोकस करना है। सब जगह जहाँ ज़्यादा सारा संसार होता है ना, वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ोकस नहीं करते हैं। तो पीएसयू बैंक रिस्क ज़ोन में तो है। प्राइवेट बैंक रिलेटिवली लेस रिस्क ज़ोन में है। बातचीत ज़रूर होगी कि एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट टूट गया, इसका सपोर्ट टूट गया, वो तो भाई होता है। तो 900 का 800 हो जाएगा, वो हो सकता है। 10% गिर जाएगा, वो गिर सकता है। लेकिन रिस्क 10% गिरने के बाद रिवार्ड किसमें बेटर होगा, वो आप जब एनालाइज़ करेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो जितना स्ट्रेच हो चुका है ये बैंकिंग इंडेक्स, इसमें अगर यहाँ से गिरावट आती है तो बड़ा रिस्क ओपन करेगा आपका पीएसयू बैंक। आज करे, कल करे, परसों करे, बट समडे इट हैज़ टू हैपन। जी। तो अब ये प्राइवेट बैंक के हिसाब से हमें नज़र रखनी पड़ेगी बैंकिंग सेक्टर के लिए जो अगला हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट है वो प्राइवेट बैंक से आने वाला है। आईटी सेक्टर अब देख लेते हैं, आईटी सेक्टर में हमें पिछले दिन क्या देखने को मिला। बात वही है, ये आप इसको वो रोबोट की तरह से देखिए, स्पेशल रोबोट जो है, गलगोटिया वाला नहीं, अ, उसकी तरह से देखिए या एम स्ट्रक्चर की तरह से देखिए, किसी भी तरह से देखिए, एक संभावना हम लोग लेकर के चल रहे थे कि 30,000 के आस-पास ऐसे एक सपोर्ट मिल सकता है। हालाँकि उससे पहले 31,000 की भी बात हुई थी कि 31,000 से 30,000 तक कहीं भी ये कुछ सपोर्ट होगा। अब यहाँ से अगला रुझान क्या है आईटी सेक्टर का? राजीव जी, अच्छा नहीं, क्योंकि एक यहाँ से होता और है जो गिरेगा? आपका, हाँ, वो थोड़ा-सा उसका कॉन्स्ट्रक्ट समझते हैं, इमीडिएट नहीं होगा, बट वो अच्छा भी नहीं है। रीज़न क्या है कि अल्टीमेटली वैल्यूएशन क्या है? वो रिफ्लेक्शन है कि अर्निंग्स कैसे आते हैं। अगर अर्निंग्स श्रिंक होंगे, तो वैल्यूएशन अपने आप महँगा दिखेगा, है ना? जी, और इस कारण से ये प्रॉब्लम बनी रह सकती है बिकॉज़ अर्निंग्स विजिबिलिटी किसी को नहीं है एक्सेप्ट फॉर द नैरेटिव्स इन आईटी, ओके? एक चीज़ जो कि देखिए क्या है कि अब जिसकी बहुत बड़ी मीडिया में रीच होती है, वो किसी चीज़ को भी हाइप बना सकता है। तो बहुत दिनों से मैं एक चीज़ सुन रहा हूँ कि एआई जॉब खत्म कर देगा। ये तरीका गलत है इंटरप्रेट करने का। आईटी आने के बाद 2000 के बाद भी आप देखें जॉब सिस्टम में बहुत बढ़े हैं। एआई आने के बाद भी जॉब सिस्टम में बहुत बढ़ेंगे। लेकिन जो स्किल सेट होता है वो पेरिशेबल होता है। एक समय के बाद वो स्किल सेट मायने नहीं रखता है। वो रिडंडेंट हो जाता है। नए स्किल सेट आपको लेके आने पड़ते हैं, है ना? हम पहले रहते थे गाँव में, झोपड़े में, तो वो जो अपने टाइल्स लगते थे, जिसको हम जो लगते थे उसमें हम रहते थे। इनफैक्ट कई जगह तो लकड़ी के छत होते थे। आज आपके पास टावर हैं। पहले 5-10 फ्लोर का मकान हमको लगता था बाबा कितना ऊँचा रह रहा है। आज के तारीख में तो आप देखते हैं कि रियल एस्टेट में 4-5 फ्लोर तक फ्लोर राइज़ ही नहीं लेते हैं, चार्ज ही नहीं करते हैं। क्यों भाई? 50, 55, 75 ऐसे फ्लोर हो रहे हैं। हर चीज़ का स्किल सेट चेंज होता है, स्किल सेट पेरिशेबल होता है। तो आईटी का नेचर चेंज होगा बिकॉज़ डिमांड चेंज हो रहा है। और देखिए एआई ऐसा कोई तोप नहीं है। आप शुरू से उसको एनालाइज़ कीजिए। मैं समझता हूँ सॉफ्टवेयर जो जिसको हम आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो हमको एबिलिटी देता है अपनी चीज़ों को स्केल करने के लिए। हम पहले बही खाता बनाते थे। कितना कैलकुलेशन हम कर पाएँगे? उसके लिए 50 रद्दी वाला पेपर रखना पड़ता था। अब एक्सेल में कितना कैलकुलेशन कर सकते थे। उसके बाद ऑटोमेशन आया, ऑटोमेशन से रोबो आया, रोबो से अब एआई आ रहा है जो सेल्फ लर्न करके अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ करेगा और स्पीड करेगा। स्केल प्लस स्पीड। इसके बाद और भी आएगा, क्या बोलते हैं उसको? क्वांटम बोलते हैं शायद। स्केल प्लस स्पीड, जो आगे जाके स्केल प्लस सुपर स्पीड उसमें कन्वर्ट होगा। तो आईटी एज़ अ बिज़नेस बंद नहीं होगा। जो कोडर्स अभी करते आ रहे हैं 2000 से जो लैंग्वेजेज़ चलते आ रहे हैं, वो लैंग्वेज चेंज होंगे, एआई के हिसाब से आएगा। वो और नौकरी बढ़ाएगा, लेकिन अगर उसके लिए अपना स्किल सेट चेंज नहीं करेंगे, तो जैसे बाज़ार में से आपके कॉल सेंटर्स गायब हो गए, एजेंट गायब हो गए,
ये आईटी वाले भी गायब हो जाएँगे। स्किल सेट चेंज करेंगे, बहुत नौकरी आएगी। तो सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि हमारे जो कंपनीज़ हैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है आईटी कंपनीज़, आज तक प्रोडक्ट पे फ़ोकस नहीं किया है, आसान पैसे पे फ़ोकस किया है। बट अब मेरा ऐसा मानना है, अगले 3 से 5 साल में जितने आईटी सर्विसेज़ कंपनी हैं, इतना इनके पास स्किल सेट हो गया है, ये प्रोडक्ट पे फ़ोकस करेंगे और इनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनको रियलाइज़ करना होगा। एंड देयरफॉर हमारे आईटी कंपनीज़ मरेंगे नहीं, हमारे वो आईटी एम्प्लॉइज़ मरेंगे, जो अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि आने वाला समय भी आईटी का ही है। उस पे ऐड हो रहा है जी। एआई, बट इट इज़ आईटी और वो और बढ़ेगा। हाँ, लेकिन सोमेश जी वहाँ पर ये प्रोडक्ट की तरफ वो ज़्यादा जाएँगे इस बात पर मुझे संदेह है क्योंकि पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ इन कंपनियों को मतलब वो ठेका उठाने से ज़्यादा उनकी सोच आगे बढ़ नहीं पाती है, कि भई एक बड़ा क्लाइंट पकड़ो, उससे ठेका उठाओ, काम करो। ख़ैर, अब वो नहीं, समस्या इसका तो है, रहेगी। जवाब है मेरे पास राजीव जी, बोलेंगे तो 2 मिनट में दे जी, दूँगा। जी, प्रोडक्ट कंपनीज़ हमको इन्फोसिस, टीसीएस से बहुत ज़्यादा हमको आशा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आज के तारीख में प्राइवेट इक्विटी भारत में इतना है कि छोटे-छोटे जैसे बुटीक्स हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, मान लीजिए कि हम फाइनेंस की तरफ से आते हैं। एक समय जी, 2012 में मैंने बोला इन्वेस्टमेंट बुटीक्स आ रहे हैं, हमारे जैसे लोग आ गए। वैसे ही आपके आईटी के प्रोडक्ट बुटीक्स आएँगे, जिनके लिए लोग फंडिंग करेंगे। तो इन्फोसिस और टीसीएस ढूँढने से अच्छा है हमको वो उधर ढूँढना चाहिए कि किधर हम छोटा-छोटा प्राइवेट इक्विटी कर सकें, वो आएगा। जी।